बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक ज़िंदगी है कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ता रहूँगा। जबकि शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नून लीग का एक अहम इजलास हुआ जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी गई। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन हमें इस बार काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है चूँकि हुकूमती नाक़िस कारकर्दगी की वजह से शायद अब ऑपोजिशन को हुकूमत को टफ़ टाइम देने में क्या आप समझते हैं कि आसानी ज़्यादा होगी? क्योंकि कल जो इजलास हुआ उसमें भी ये फ़ैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी को भी अब PDM में दोबारा मदऊ किया जाएगा और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की मज़ीद तैयारी की जाएगी। क्या समझते हैं कि क्या ऑपोजिशन इस बार टफ़ टाइम दे पाएगी हुकूमत को? देखें, कल से आप यूं समझ लें, बल्कि इस वक्त भी वज़ीर आज़म जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी काबीना के कुछ लोग, लेकिन तमाम के तमाम नहीं, वज़ीर आज़म जो हैं वो एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी जो एक अहम तरीन लड़ाई है इस वक्त वो है महंगाई के साथ। उसकी वजूहात जो भी हों, ठीक है, उनके कोई वज़ीर उनकी कोई बात करें या उनके वजूहात कुछ भी हों, लेकिन अब उस पर इतनी बहस हो चुकी कि उसका कोई तदारक करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे तरक्याती बजट ना दें इस साल MNS को, तो क्या होगा? अपने MNS को ऐलान करें कि हम इस साल तरक्याती बजट नहीं दे रहे, ठीक है, या कम दे रहे हैं, ये रोक रहे हैं, हालात मुल्क ऐसे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? ठीक है, या TADA हम बंद कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अरकान का, अपने अरकान का करें तो अपोजिशन भी कर लेगी। तो अपना ज़रा हुकूमत जो मैं कहता हूँ ना, तो इसका तमाम जो ढांचा है इसको शॉर्ट करें। स्मार्ट गवर्नमेंट्स आ गई ना, स्मार्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट आ रहा है दुनिया में, कि थोड़े लोग किस तरह से रन कर सकते हैं बड़े सिस्टम्स को। बहुत सारे लोग मिलके एक छोटे से सिस्टम को रन करेंगे तो फिर उसका कचूमा निकलेगा। तो इशू ये है कि सबसे पहले तो महंगाई के इसको देखिए। अच्छा, महंगाई जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये अलग अलग मामलात हैं, तेल का मामला कुछ और है, तो सबको एक ही खाते में डाल दिए ना। और मतलब खैर उस पर बहुत बात हो रही है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। दूसरी बात ये कि अपोजिशन जो है वो अब एहतजाज सड़कों पे करेगी, क्या करेगी, उस पर कल बात कर लेंगे। लेकिन ये महंगाई के ऊपर तो इन्होंने, खान साहब ने, काबू पाना ही पाना है, या लोगों को इस बात का इत्मीनान दिलाना है कि हम भी खर्चा कम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी तकारीब बंद कर दें करना, बड़ी बड़ी तकारीब ना करें ना, 5-5, 6-6, ये तो मीडिया का दौर है। तो उसमें आप 8-10-12 लोगों के साथ या कौम के साथ बात कर लिया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हों, हर रोज़ 2 जो 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 हुकूमत करना शुरू करेगी। वो इनका वज़ीर आज़म साहब का आइडिया बुरा नहीं था कि बहुत सारी सरकारी इमारत जो हैं वो बेकार हैं। वो बहुत अच्छा आइडिया था। शुरू में जो इन्होंने, वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की थी ना, वो बात ऐसी थी जो लोगों के दिलों को मतलब वो बड़ी बड़ी अहम बात थी। गवर्नर हाउसेस, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े प्रोटोकॉल। तो अगर अब भी ऐसा कुछ कर लें तो देखिए, लोग जब देखते हैं ना कि महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो हुक्मरान भी हुक्मरान हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर कुछ रहे हैं, अपना उसके अखराजात कम नतीजे, कर अच्छा रहे हैं। हुकूमत करेगी तो अपोजिशन खुद ब खुद मजबूर होगी करने पे। मतलब वो मजबूर हो जाएंगे ना करने पे। देखेंगे कि वज़ीर आज़म या उन्होंने कट किए अपने अखराजात, तकारीब कम कम होनी शुरू हो गई, ये कम होना। पहले था ना वज़ीर आज़म साहब का कि सिर्फ बिस्किट्स और चाय पिलाते थे, उसी पे चले जाएं, उसी फार्मूले पे दोबारा। तमाम के तमाम वज़रा, तमाम मिनिस्टर्स, इनक्लेव के अंदर जो घर बने हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, खाने हैं, ये सारा का सारा ख़त्म कर दें। ये तो नहीं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं जब वो खुद मिलते हैं तो उनके सामने चाय होती है, नहीं, बाकी जो होता है बाकी। अच्छा, फिर वो भी तुम मुलाजमीन की तो मैं बात नहीं कर रहा कि जो जॉब करते हैं, क्या पता चलो उनको निकालना शुरू, नहीं। कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसके नतीजे में लोगों में जाए, तो लोगों में जाके उसके बाद फिर ये साथ साथ हम अब मशवरे दे सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ गए हैं, तो अब तो मेरे ख्याल से ज़ाहिर है कि मशवरे ज़्यादा ही हो गए हैं।
और साथ ही जो है वो फैटअप का इजलास शुरू हो गया। 2-3 दिनों के अंदर ये क्लियर होगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं वो ये कि पाकिस्तान गालिबन ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उससे निकलने की, देखें जब यहाँ से बहुत सारी शराइत पूरी करके गए और आईएमएफ ने उसके बाद बावजूद मजीद आपसे कह दिया कि और टैक्स बढ़ा दें और बिजली बढ़ा दें, ये कर दें वो कर दें, तो इसका मतलब है कि वो फैटफ के ऊपर जो है वो, ये सारे मैंने कहा ना ये पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं। अगर इनको आप मतलब कई मुल्क आप वहाँ पे जो है अड्डे आपको नजर आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के और उसके, लेकिन चूंकि सफारतकारी और ये सारा आपस में लिंक्ड है, खारजा पॉलिसी, सफारतकारी, किस तरह आपकी लॉबिंग हो रही है, कौन से आपके लोग हैं, किस तरह बात करें, तो उसके नतीजे में फिर वो सारे मामला इंटरलिंक्ड होते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये 3-4 और बड़े इश्यूज हैं जो कि आने वाले दिनों में बतौर रियासत, अब मैं हुकूमत या अपोजिशन तो नहीं, रियासत हम पाकिस्तानी हैं सारे, और ये ख़ित्ता जो है वो एक नए आतिशफिशां, ऐसा लगता है कि मज़ीद आतिशफिशां यहाँ पे खुलने वाले हैं आने वाले दिनों में। और उस पर मैं बात करने से पहले ज़रा मैं ये कॉलिन पाल जो जिनका इंतकाल हुआ है, सेक्रेटरी डिफेंस, कॉलिन पाल के हवाले से मैं ये बात सिर्फ बताऊं कि ये इनको वैक्सीनेटेड थे, ये मुकम्मल तौर पे इनको वैक्सीनेशन हो चुकी थी, और बात ये सामने आ रही है कि इनका कोविड से इंतकाल हुआ। तो इसमें ये बात, अब ये एक मैसेज है कि कोविड से इनका इंतकाल हुआ, लेकिन ये वैक्सीनेटेड थे और इनको डोजेज लगी हुई थी। लेकिन उसके साथ एक इससे हमें और चीज़ समझ में आती है, वो क्या चीज़ है कि इनको ये अपनी बूस्टर डोज लगवाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि इनको ब्लड कैंसर की एक बड़ी लीथल किस्म थी जिसको मल्टीपल मायलोमा कहते हैं। सही। अच्छा, मल्टीपल मायलोमा जो है वो उसको मेरे साथ उसकी कुछ ज़्यादा इस किस्म के कैंसर की जो है वो एक अजब सा है, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल मल्टीपल मायलोमा से हुआ था। और मल्टीपल मायलोमा जो है वो और अभी हालिया दिनों में भी नईमुल हक साहब जो थे उनका भी, और काफ़ी लोगों का जो है वो मल्टीपल मायलोमा, इसकी कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। लेकिन इसमें क्योंकि ये बोन मैरो के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो कि मुदाफ़ियत बनाते हैं, तो वो जो मुदाफ़ियत बनाने वाले सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज तो बना रहे होते हैं इसमें, इस किस्म के कैंसर में, लेकिन वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होती हैं। वो जो एंटीबॉडी जो मुदाफ़ियत की हैं वो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होती हैं। अच्छा। इसी तरह से जब अगर फ़र्ज़ करें तो ये एक तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होने के नतीजे में फिर ये होता है कि ये चूँकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, ये अपनी 3rd डोज का वेट कर रहे थे बूस्टर का, तो दरमियान में फिर इनको जो है वो तो पता ही चल रहा है कि अगर आपको वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लोड है वायरस का और डेल्टा और ये सारी चीज़ें, और आप बीमार हैं और ख़ास एज है आपकी, तो आप अपनी बूस्टर डोजेस और एहतियात उसी तरह से करें। ठीक। अच्छा, और अगर वैक्सीनेशन ना करवाई होती कि जी वैक्सीनेशन तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो आप समझें कि मतलब बहुत से कैंसर के पेशेंट्स ऐसे हैं जो बच रहे हैं इसलिए कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, फिर उसके बाद वो बचे होंगे। लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो और साथ कोई प्रॉब्लम्स हो और कोई बीमारियां हो, तो इनको कोविड हुआ, लेकिन ये इनका इलाज चल रहा था मल्टीपल माइलोमा का, सही। कीमोथेरेपी हो रही सही। थी, ठीक। और उसमें फिर बूस्टर डोजेस, ये मौजूदा हुकूमत की मेहरबानी से जो मुझे एक मसला हुआ था ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक का, तो उसके बाद मैंने 2 डोजेस वैक्सीनेशन की रूटीन और फिर 2 बूस्टर डोजेस लगवाई हैं जी। अपनी एंटीबॉडीज़ को कवर करने के लिए। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब।
ठीक है, तो 2 मुझे यानी 4 मुझे डोजेज लेनी पड़ी हैं यानी उस कि जगह जिनकी तक पहुंचे, इम्यूनिटी क्योंकि वीक हो। जी इम्यूनिटी, मेरी इम्यूनिटी जितनी होनी चाहिए थी कर्टसी हुकूमत पाकिस्तान, वो जो है वो वीक हो गई। वीक हुई। और उसके नतीजे में ये हुआ, क्योंकि मैं दूसरी मेडिसिन ले रहा था, उनकी भी खैर क्या गलती, उनको क्या कहूँ मैं, लेकिन वो चूंकि मेडिसिन उसके ले रहा था, उसके नतीजे में इम्यूनिटी गिरी, तो वो 2। तो मैं इसे भी कह रहा हूँ कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो उसमें आप बूस्टर डोजेज ज़रूर लें, और ये ना समझें कि आप सेफ हो गए हैं, क्योंकि वो वैक्सीन के लोड बाद। भी अपनी जगह से आ रहा है, चारों तरफ से हाँ। आपके लिए मसाइल भी खड़े हो रहे हैं, तो वो जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज हैं उसके लिए फिर आपको बूस्टर डोजेज लेनी है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी, आज जो है वो 19 तारीख, और ये वो 19 तारीख है जब एक्सटेंडेड ट्राइका का इजलास होना था रशिया में। वो एक्सटेंडेड ट्राइका जिसमें मॉस्को में आज होना चाहिए था, पाकिस्तान को, ईरान, पाकिस्तान को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना, गालिबन इस तरह से बना हुआ था एक्सटेंडेड ट्राइका, लेकिन अमेरिका ने उसमें आने से इनकार कर दिया। ठीक है। अच्छा। और कल वहां पे इजलास जो अफगानिस्तान के हवाले से हो रहा है, जिसको मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं, और जिसमें इंडिया को भी बुलाया है, और इंडिया भी वहां पे शरीक हो रहा है, और तालिबान भी जा रहे हैं, वो तालिबान जिनको अभी तक रशिया ने नहीं माना। लेकिन एक बड़ी अलामत है कि माना नहीं, लेकिन जो बात हो रही है तो तालिबान से हो रही है। तालिबान से हो रही है। अमेरिका ने भी नहीं माना, लेकिन अगर बात हो रही है तो तालिबान से हो रही है। ठीक है ना, तो इंडिया भी कल होगा और तालिबान भी होंगे, अमेरिका नहीं होगा कल भी। अमेरिका ने दोनों दिन जाने से इनकार कर दिए, कल भी नहीं कल है। भी नहीं होगा। और वजूहात क्या बताई जा रही हैं? वजूहात, अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, क्योंकि ज़ल्म खलीलज़ाद को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। जी। अच्छा, उस वक्त जबकि ये मॉस्को में ये डायलॉग होने जा रहा था, तो उन्होंने ज़ल्म खलीलज़ाद को कहा जा रहा है कि उनको बड़ी इज्जत से और ये किया, लेकिन असल में उनको हटा दिया गया उनके ओहदे से। ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं ये पख्तून हैं, और ये मज़ार शरीफ में इनकी पैदाइश, हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं। और ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं ये शुरू में तो इन्होंने काबुल में शायद इनकी एजुकेशन थी। मैं 2 मिनट की बात करके ना फिर मैं आता हूँ कि क्या वजूहत हो सकती हैं, लेकिन इनको इनकी ज़रा पोजीशन आप समझें। ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं, इनिशियल एजुकेशन इनकी काबुल की, और उसके बाद ये चले गए जो है आला तालीम के लिए अमेरिका से फिर ये आ गए लेबनान, और वहाँ पर बैरूत में, बिल्कुल बैरूत के सेंटर में एक बिल्डिंग है जहाँ अब बहुत कम लोग होते हैं, अब बड़े कम स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन एक ज़माने में वो भरा होता था। लेकिन आज भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो वहीं पे है, और बड़ा खूबसूरत कैंपस है, और वो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत के अंदर। तो एक ज़माने में वहाँ पर, अब कुछ अर्से पहले मैं वहाँ गया तो वहाँ पर वो इंटरनेशनल रिलेशंस और इस तरह के सब्जेक्ट्स को ख़त्म हो गए हुए हैं, और ज़ाहिर है कि वो बिल्डिंग, उसका नाम अमेरिकन यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन यह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स जो हैं वो नज़र तो आते हैं, लेकिन ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस या इस किस्म के सब पॉलिटिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होते। सही। इन्होंने, ज़ल्म खलीलज़ाद ने वहाँ जाके तालीम हासिल करनी शुरू की, और वहाँ तालीम हासिल करने के बाद जो है वो इन्होंने वहीं से बैचलर्स किया, वहीं से मास्टर्स किया, वहीं पर फिर इनकी वहीं पर शादी भी इनकी हुई। इनकी जो अहलियाँ हैं, शेरिल बर्नार्ड, वो एक ज़बरदस्त ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें, नॉवेल्स वगैरह लिखी हैं उन्होंने। उसके बाद ये इन्वॉल्व हो गए, जाके अटैच हो गए, इन्वॉल्व हो गए बर्जिंस्की के साथ। मतलब एक बड़ा नाम बर्जिंस्की, जिमी कार्टर के जो आप समझ लें NSA। और ये वो दौर है जब ऑपरेशन साइक्लोन शुरू हो रहा है। ऑपरेशन साइक्लोन वो है, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन साइक्लोन कहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन की मदद की थी अमेरिका ने। उस पूरे प्रोसेस का नाम ऑपरेशन साइक्लोन है। ठीक है। तो ये बर्जिंस्की के साथ लगे जिमी कार्टर का दौर, और सोवियत यूनियन आ गया, तो ये बिल्कुल साथ अटैच हो गए। और उसके बाद जब रेगन आया तो ये रेगन के साथ इन्होंने कंटिन्यू किया, तो ये स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, और फिर बिल्कुल उस दौर को इन्होंने देखा। पाकिस्तान आना जाना खूब इनका, और उस ज़माने में
बहुत ज़्यादा, क्योंकि Active मैंने कहा थे ना The एक्टिव Browns। वर्जिन की खुद ही आते थे तो ये उनके साथ होते थे। सही। उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये इन्होंने पूरा वो दौर देखा। फिर ये जो है ये रैंड कॉरपोरेशन से 93 में इन्वॉल्व उसके साथ चले गए। रैंड कॉरपोरेशन उनका बड़ा, यानी आप समझ लें कि अमेरिकन रियासत और आगे की फ्यूचर प्लानिंग और जो भी उनका होता है सारा, रैंड कॉरपोरेशन। 28 पेपर्स इनके शाये हुए वहाँ पे। सही। और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं ये उर्दू भी बोलते हैं, फ़ारसी भी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये दरी बोलते हैं, ये पश्तो बोलते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इनको कुछ सेंट्रल एशिया की ज़बानें भी आती हैं। मतलब कमाल शख्सियत हैं। उसके बाद ये हुआ कि 2001 में इनको 9/11 से पहले कॉन्डलीज़ा राइस जब NSA थी तो कॉन्डलीज़ा राइस ने अपने सेटअप में वो लेकर आ गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और फिर 9/11 हुआ तो पता चला कि ज़ल्मे खलीलज़ाद मौजूद हैं टीम के अंदर प्रेसिडेंट बुश की। तो उनको फिर यहाँ पे भेजा और ये पूरा जो शुमाली इत्तेहाद और ऑपरेशन और तालिबान के खिलाफ और सारा कुछ। दरमियान का जो अरसा था, ये दरमियान का जो अरसा जिसमें ये रैंड कॉरपोरेशन के साथ थे, इस दौरान ये कुछ प्राइवेट फर्म्स के लिए भी काम करते रहे, जिनमें से एक यूनोकॉल थी। अच्छा। और यूनोकॉल वो थी जो तेल की पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी से तुर्कमेनिस्तान से पार यूनोकॉल की स्कीम्स के ऊपर तो ये तालिबान के साथ भी खामोशी से इन टच थे। यूनोकॉल के ये एडवाइजर थे। खैर 9/11 हुआ, फिर ये उसके बाद इन्वॉल्व हुए, फिर ये सारा इन्होंने देखा, तो फिर उनके बाद सफ़ीर बना दिया गया। शुरू में नुमाइंदे अफगानिस्तान के लिए और स्पेशल इन्वॉय का टाइटल था, नुमाइंदा खुसूसी वगैरह ऐसा नहीं, एक स्पेशल इन्वॉय लेकिन बड़ा एक्टिव रोल। उसके बाद ये सफ़ीर बन गए 2003 में गालिबन, अमेरिका के सफ़ीर अफगानिस्तान में। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये काबुल के अंदर जो यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी और ये सारा कुछ इन्होंने बनाया। और फिर उसके बाद ये 2005 में इराक में अमेरिका के सफ़ीर बन गए और वहाँ बड़ा बड़े बुरे हालात थे उससे पहले। अच्छा, 2005 इराक में इराक में आप देखें, आप पोस्टिंग्स देखें, अफगानिस्तान, इराक। और इराक में इन्होंने जाकर रिप्लेस किया, वो इनसे पहले थे पॉल ब्रेमर और जॉन नेग्रेपोंटे जो बाद में डिप्टी सेक्रेटरी डिफेंस हो गए थे। और पॉल ब्रेमर तो डिजास्टर था बहुत बड़ा, नेग्रेपोंटे भी डिजास्टर। इन्होंने जाके वहां पे, अच्छा इन्होंने यहाँ अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी में इलेक्शन करवा दिया पहला, लोया जरगा वगैरह, जिसमें हामिद करजई जीते। और वहां इराक में जाके इराक का इलेक्शन करवा दिया, इराक का ही लिख दिया। और वहां पर भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी वगैरह इधर भी बनाई उधर भी बनाई, तो ये उसमें इन्वॉल्व रहे। और उसके बाद ये हुआ कि 2007 में गालिबन फिर ये इराक से इनको यूनाइटेड नेशंस भेज दिया गया खुसूसी मंदूब के तौर पे। अब इनकी जरा पोर्टफोलियो देखें, ये वो दौर चल रहा है जो कि पिछला दौर है, ओबामा और रिपब्लिकन साइड की तरफ ज़्यादा इनका वो हमेशा रहा। लेकिन बहरहाल ये कि ये उस दौर में एक्टिव यूनाइटेड ने, फिर उसके बाद ये हटा दिया गया, ये चले गए। जाहिर है कि गवर्नमेंट्स वगैरह चेंज हो गई, ये सब चले गए। अब जनाब क्या हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो इनको बुला लिया वापस कि जी विड्रॉ करना है हमने और मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, तो आप उसको टीम को लीड करें। तो ये वापस आ गए 2018 में, गालिबन 18, 19, 20, 18, 17, 18 में वापस आ गए। 2 मुज़ाकरात इन्होंने किए और 2 मुज़ाकरात करके इन्होंने ये सारा फाइनल किया। और उसके बाद इनको कुछ अरसा पहले इनको साइड लाइन कर दिया गया और इनके जो नायब थे उनको आगे कर दिया। और इनके जो नायब जिनको आगे किया वो टॉम वेस्ट, ठीक है, टॉम वेस्ट को थोड़ा सा प्रमोट किया, यानी वो भी बड़े जबरदस्त, वो कार्नेगी में रहे हैं, वो भी स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान में भी रहे हैं, अच्छा। सफारत कारी करते रहे हैं, कराची कौंसलेट में भी रहे हैं, इस्लामाबाद में भी रहे हैं और साउथ एशिया प्रोग्राम्स को कार्नेगी में देखते रहे हैं और बड़े अच्छे मंजे हुए। वो इनके नायब, तो नायब को प्रमोट करके ज़ल्मे खलीलज़ाद की जगह इन्होंने, आपको याद होगा चंद रोज पहले हमने बात की थी कि कतर में जो डेलीगेशन आया है उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद नहीं है जी सर, बल्कि उनके नायब है। तो उनके नायब को ज़ल्मे खलीलज़ाद की जगह जी ये वो हैं टॉम वेस्ट, ठीक है। और ये टॉम वेस्ट वो हैं जो यहाँ CIA के डायरेक्टर जब आए थे तो उनके साथ थे, ज़ल्मे नहीं थे, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से जब वहां पे डिप्टी डायरेक्टर CIA के कतर में मुज़ाकरात कर रहे थे तो डेविड कोहन, तो उनके साथ टॉम वेस्ट थे
उनके साथ ज़ल्म खलीजाद नहीं। तो ज़ल्म खलीजाद ने कुछ अर्सा पहले सारा मलबा ज़ल्म खलीजाद पे डल गया कि जो विड्रॉल हुआ है, और ये कहा गया कि आपका जो टिल्ट है ये तो थोड़ा सा तालिबान की तरफ है। तो इन्होंने कहा कि उनके आर्मी के लोगों ने भी कहा ना, बयान दिया कि भाई हम तो ये जो सियासतदान है वो अपनी मुसीबतें गले डालते थे हमारे, ट्रंप और बाइडेन, हम तो इनकला नहीं चाहते। उन्होंने कहा अच्छा वो किसी को बकरा बनाने के सर पर डाल के इनके ऊपर डाल दिया कि जो कुछ किया इन्होंने किया। तो इनसे इस्तीफा दे दिया, ले लिया, जो भी कुछ किया, तो ये साइड पे हो गए और इनकी जगह टॉम वेस्ट आ गए। अच्छा, अब इशू ये है कि प्रॉब्लम यहां पे दो तीन है। ये मैंने कहा दो तीन एक साथ चीजें खड़ी हो रही हैं। कल जो है वो रशिया में इजलास होना है, अमेरिका उसमें नहीं है, इंडिया है रशिया में। इनवाइटेड अच्छा, तो था ना, इनवाइटेड था ना, अमेरिका नहीं है। दोनों दिन नहीं है। पहले खबर आई कि दोनों दिन होगा, फिर खबर आई एक दिन होगा, फिर दोनों दिन नहीं होगा। नाराज हो गए अमेरिका नाराज होगा। उसकी नाराजगी की वजूहत है। सही, देखिए नाराजगी की वजूहत है, रशिया से नाराज है या तालिबान से डॉक्टर साहब? बस सबसे ही नाराज हैं इस वक्त। उसकी वजह यह है कि देखें ये जो सारा खेल है ना, ये जो खेल चला है 15-20 साल 25 साल, ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ठीक है, चाइना को कंटेन करना है ऐसे ही ना। और रशिया को तो सोचा भी नहीं था कि रशिया निकल के आ जाएगा, एकदम से दोबारा इमर्ज हो जाएगा ये सारा। तो वो बुनियादी तौर पे चाइना कंटेन होते होते इंडिया कंटेन हो गया। अजीब सूरत हाल बन गई ना, इंडिया कंटेन हो गया चारों तरफ से। एक तरफ बांग्लादेश, उधर से मुजाहरे हो रहे हैं, उधर से हसीना वाजिद कह रही है मोदी को इंसान बनो, ठीक है, उधर से नेपाल, उधर से भूटान, तो चाइना चला गया, बात ही नहीं कर रहा भूटान पे। अच्छा एनीवे, और इधर से पाकिस्तान, और तो अफगानिस्तान में भी कोई ताल्लुकात नहीं, अफगानिस्तान तो कट ऑफ हो गया टोटल ना। पहली दफा तो कल मिलेंगे वहां पे जाके मिलेंगे, और पहली जो मोदी साहब ने बात की थी तो वो तो बुरा भला कह दिया था। अब कल रशिया में जब चाइना बैठा होगा साथ, चाइना होगा ना, रशियंस होंगे, पाकिस्तान होगा, ठीक है, और तो अमेरिकन को बुनियादी तौर पे बेसिक जो मसला हुआ है ना इस वक्त वो ये हुआ है, ये ओवर द होराइजन फारिग है, ये इसको छोड़ दें आप, ओवर द होराइजन ये मैं पता नहीं क्या है, मैं मुझे नहीं, ये असल बात ये है कि सेंट्रल एशिया के अंदर से खत्म हो गए। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया था ना, अब आपने यहां पर बैठना था बिल्कुल चाइना के नीचे साथ, उज्बेकिस्तान इधर उधर। उसने टॉफी पकड़ाई प्यूटन ने कि जी अब मैं आपको बेसिस देता हूं ना, और 2-3 दिन पहले कह दिया कि यहां पर कोई अमेरिका किसी जगह पर नहीं आएगा, चाहे वो सीएसटीओ के, इनका था कि उज्बेकिस्तान में तो होगी ना क्योंकि सीएसटीओ का मेंबर नहीं रहा, ताजिकिस्तान के अंदर कोई मज़ाहमती तहरीक, फलाना ढिमाकना, पैरल गवर्नमेंट शायद तो आखिर में उन्होंने जाके इनको दिखा दिया। अमेरिकन को अजीब हो गया ना सिलसिला, ये थोड़ी था यहां गड़बड़ हो गई सारी कि भाई आप सेंट्रल एशिया में भी नहीं है, अब अफगानिस्तान, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि अमेरिका इस तरह से यहां से गायब हो जाए। मतलब अचानक आप कहेंगे जी किधर है भाई, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बेसिस भी नहीं है, वो एयरपोर्ट भी खत्म कर रहे हैं वहां से, मतलब वो देखिए ना अजीब सी सूरत हाल बनी है। एक दफा जब आपने कह दिया कि अमेरिका नहीं होगा तो उनके फिर उनकी बेसिस का क्या होगा, बेसिस के साथ ही जाएंगे ना अमेरिकन, ये बेसिस छोड़ के चले जाएंगे, तोहफा दे जाएंगे बगराम की तरह, क्या कुछ तो करेंगे ना। अच्छा सुने, नहीं एक और अब ये तो एक तो ये बड़ा मसला कि भाई ये क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है, स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। अच्छा ये वो स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है जिससे मैं बचने की बार बार बात करता हूं कि रियासत पाकिस्तान को कुछ बड़े अहम फैसले करने हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वो ऐसे नहीं होगा। अब इंडिया फंस गया है, इंडिया फंसा हुआ है, और मैं बताऊं इंडिया में क्या हुआ है, एक अजब तमाशा हुआ है। देखें ट्रक की बत्ती, मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन ट्रक की बत्तियां इनको दिखाता है और ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगते हैं। ये जो है ये ऐसा हुआ कि जो जयशंकर हैं वो इसराइल गए जी, और इसराइल जाके उन्होंने वहां पर इसराइल के, जयशंकर इसराइल पहुंचे हुए थे। जी हाँ, जयशंकर इसराइल में, इसराइल के साथ जाहिर है इंडिया के ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात। अच्छा तो वहां पहुंचे हुए थे, तो वहां पर फिर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो है वो वर्चुअल से कॉन्फ्रेंस थी, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं और यूएई, वो अब्राहम एकॉर्ड जो हुए थे तो उसका 1 साल मनाने की कोई तकरीब हो रही थी यूएई और इसराइल, और बीच में इंडिया भी घुस गया, हालांकि इंडिया का तो कोई इब्राहिम एकॉर्ड से ताल्लुक नहीं था, और साथ ही एक नई चीज का वजूद हो गया। ये इनके ट्वीट्स देखें आप जरा, और वो जो नई चीज है उस नई चीज का नाम है क्वाड 2। ये कितने क्वाड दुनिया में बन गए हैं खुदा जाने, मैं नहीं जानता। आप यकीन करें
ये अमेरिकन ने पागल कर दिया सबको, और कुछ किया हो ना हो, खुद भी हो गए, हमें भी कर दिया एक नए। मिलिट्री अलायंस होगा डॉक्टर? हाँ सुने ना, उसमें अमेरिका, इसराइल, इंडिया और यूएई। अच्छा ना, यूएई कह रहे हैं कि ऐसा कोई, लेकिन इंडिया में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब ये जो है, ये देखिए ना, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है न्यू क्वाड। कहां ये क्वाड बन गया अचानक? ये ऐसे बना है, यूं चारों की मीटिंग हुई और उसके बाद वो जनाब न्यू क्वाड टू कंटेन तालिबान, इंडिया, इसराइल, यूएसए, यूएई मीटिंग स्पार्क स्पेकुलेशन। यानी ये क्वाड कहां से लफ्ज आया? मैंने फॉलो किया इनके ट्वीट्स को, पता नहीं हमने ट्वीट्स की उनके देखे कि नहीं, लेकिन मैंने देखे जयशंकर का ट्वीट देखा, इसमें भी क्वाड का लफ्ज नहीं है। ठीक है, हाँ, फ्रूटफुल मीटिंग हुई, पहली हुई। अच्छा, उन्होंने कहा कि आई मेट, इस तरह करके उन्होंने वर्चुअली, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कह दिया, इसमें भी मुझे कोई क्वाड का लफ्ज नजर नहीं। इशू ऑफ कंसर्न इन द रीजन एंड ग्लोबली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, और तो उसकी कुछ चीज तो हुई ना। अब ये देखें ना, इसराइल ने क्या किया, इस्टेब्लिश अ 4 मेंबर इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यहां से लफ्ज निकला इकोनॉमिक फोरम। हाँ, अच्छा, बन गया ना, अब यहां से लफ्ज निकला, एक और क्वाड हो गया। ठीक है, ये 4 उन्होंने नीचे इसराइल वालों ने 4 झंडे लगा दिए। अच्छा, अब इसके ऊपर जनाब हमारे बहुत इंडिया से राजा मोहन साहब जो हैं, मैं उनको पढ़ता भी हूँ और उनको सुनता भी हूँ, और एक ज़बरदस्त वो लिखते भी हैं। उन्होंने आज मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस में शायद उनका छपा हुआ है क्वाड के हवाले से, मैं किसी जगह पर उनका आर्टिकल ये पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये लिखा है उसमें कि ये जो क्वाड है, दूसरा क्वाड, ये जो क्वाड है ये बहुत अच्छा होगा। उनकी ऑब्जर्वर फाउंडेशन ने भी इसके ऊपर, जो 5वीं स्लाइड है हमारी, डिड द यूएस यूएई इसराइल ट्राइलेटरल डायलॉग फोर्स ईयर न्यू क्वाड विद इंडिया। अच्छा जी, फॉरन न्यू क्वाड बन गया 24 घंटों के अंदर, बने पहले 24 घंटों में बने, जो मैंने आपसे बात की ना। इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है न्यू क्वाड इन मेकिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ यूएसए, इंडिया, इसराइल, यूएई टू मीट ऑन मंडे। ये कल इन्होंने कहा था, मंडे को मिले, क्वाड का ऐलान हो गया। अच्छा, इसको किसी ने क्वाड नहीं कहा। और ये मैं एक बात इनको थोड़ी सी याद दिला दूं इनकी, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है ना, इश्यूज हैं, ज़ाहिर है जंग चल रही है, ये तो इश्यूज प्रॉब्लम है आगे पीछे। ये बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है। अब आपको पता है ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो पिछला क्वाड था ना, जिसमें हम जापान के साथ, ये इनके कुछ लोगों ने, कुछ जैसे हमारे यहाँ नहीं है, बहुत से लोग पावर पॉइंट ये दिखाए, कहानियां दिखाई, और उसके बाद बैठ गए, वो पावर पॉइंट के ऊपर जंगें जीत ली सोशल मीडिया पे, उस पे उस तरह का तबका इनके यहाँ भी काफी पाया जाता है। ये कहते हैं कि ये जो क्वाड है, इनके लोग, उनसे पूछा कि ये क्या है, क्या भला, एक क्वाड तो था ऑलरेडी। कहते हैं नहीं, वो क्वाड मशरिकी एशिया के लिए था, ये मगरबी एशिया के लिए। उस क्वाड के जरिए हम आसियान और चाइना और इन सबको उधर देखेंगे, और ये जो क्वाड है ये यानी मगरबी एशिया का होगा, यानी मशरिक वस्ता। क्या इनमें से किसी को कोई बता सकता है? ये मैं 2 सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं इस मरले पे, 2 आर्टिकल्स अगर वो पढ़ लें। अच्छा, जैसे ही ये एक तो ये जो हमारी 10वीं स्लाइड है, कुछ अर्से पहले का पढ़ लें। इसराइल के साथ इंडिया अपना कर रहा है, जो भी करे इनकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये चंद दिन पहले का है, ये कुछ सालों पुराना नहीं है। इसराइल ने अमेरिका को मना कर दिया था कि हैफा की पोर्ट पे मत जाओ, क्योंकि चाइनीज, अमेरिकन को यकीन है कि चाइना जो बैठ गया हैफा की बंदरगाह पे, वो सर्वेलेंस के लिए बैठा है, जासूसी कर रहा है बैठा हुआ। तो अमेरिकन, चाइनीज ने मना कर दिया कि पास नहीं आना, दूर रहो। और उसके साथ ही ये जिस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, यानी इसराइल उनके साथ, वहां पर आज के दिन ऑपेड छपा हुआ है, जो हमारी 15वीं स्लाइड है। इन मूडीज न्यू इंडिया, महात्मा गांधी इज आउट, हिज असैसिन इज इन। महात्मा गांधी बाहर हो गए नए भारत में, और उनका कातिल जो है वो वापस इन हो गए। ये आज के इसराइली अखबार लिख रहे हैं। तीसरी बात ये ध्यान में रखें कि जो अबू धाबी है और जो कतर है और ये सारे मुल्क हैं, ये पहले भी मैं दिखा चुका हूं और ये दोबारा स्लाइड दिखा रहा हूं। कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएई की। अबू धाबी की जो पोर्ट्स हैं उनको चाइनीज कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा हम करें, ये इसको तो आप देखें कि इसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये
ये मुल्क सारे जो कि गहरे रेड में हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनके साथ। सऊदी अरेबिया, ईरान, ठीक है, और इसमें यूएई और बाकियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सारे मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और मैं जब इन मुल्कों में गया तो खास आपको मैं यहां बताता चलूं कि वहां पे 6G की बात हो रही थी, 5G नहीं, 6G। वो कहते हैं चाइना से हमारी बात चल रही है 6G के लिए। अच्छा, ठीक है, 6G टेक्नोलॉजी। कहते हैं 5G तो बड़ी पुरानी हो गई है, हम जो ये जो स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, हम जो आगे प्लान कर रहे हैं, तो वो 6G का कर रहे हैं। अब ये दूसरी क्वाड बन गई, ये ट्रक की बत्ती। इशू असल जो है वो उनकी आर्मी ने आज बात की है, और उनकी आर्मी ने रियलिस्टिक बात की है। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और जयशंकर और ये सारी कहानी से भारत की आर्मी ने, भारत के जो उनके ईस्टर्न कमांड के हैं, उन्होंने आज बात की, और उन्होंने बात जो है वो हकीकत पसंदाना बात की है। और उन्होंने कहा जो 23 जुलाई के लाइन ऑफ कंट्रोल अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस एंड इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ चाइनीज आर्मी, ईस्टर्न आर्मी कमांडर। रियलिस्टिक बात की है, क्योंकि मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि किसी किस्म का, किसी ये जो उनके मनोज पांडे हैं, उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए, ये अगर 13, मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा 13 में कोई प्रोग्रेस हुई थी? वो कहते कभी नहीं। मैं कहा यहां तक फिर बताते क्यों आए कि डिसएंगेजमेंट हो रही है, पीछे हट रहे हैं, ये हो रहा है, वो चाइना तो कह रहा है कि हमने कोई बात ही हमारे साथ नहीं हुई। अब जनाब ये जो है इंडियन एक्सप्रेस क्या लगा रहा है, इंडिया स्टिकिंग टू चाइना बॉर्डर प्रोटोकॉल्स कुड बी रिव्यूड इन फ्यूचर। अभी तक हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इनको हम रिव्यू करके फिर आगे करें, क्या करें, वो एक इश्यू तो है ना। देखिए चाइना अब इस मरहले पे जब चाइना के साथ एक तलखी चल रही है, अब कह रहे हैं क्वाड 2 बना रहे हैं, और अफगानिस्तान नहीं, अच्छा इकोनॉमिक, उसमें मिलिट्री है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, उसमें कोई एड है नहीं, उसमें कोई कुछ है नहीं, कुछ वैक्सीन के हवाले से बात नहीं, एक सेकंड, ये वो जो मैंने चंद रोज पहले बात की थी कि इंडो अरब मेडिटेरियन एक आइडिया बीच में आया था, ठीक है, और पिछले साल आया था ऑस्ट्रेलिया। उसको 1 मिनट दिखाएं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, काइंडली इसको बात कंप्लीट कर लूं। वो आइडिया ये था कि एक तो ये आइडिया था कि ये यानी हाँ, चेन्नई से आप स्टार्ट करेंगे और वो जाएंगे डायरेक्ट यूएई से जाएंगे आप इसराइल, और इसराइल से आप जाएंगे यूरोप, और दरमियान में चूंकि ईस्ट मेडिटेरियन है, ये ईस्ट मेडिटेरियन, तो ईस्ट मेडिटेरियन में लेबनान, टर्की, ग्रीस, इसराइल, लेकिन गजा भी है, ये ध्यान में रखें। गजा की पट्टी, वो कहते हैं ना गजा के साथ जो साहिल है वो तो ईस्ट मेडिटेरियन है ना, तो ईस्ट मेडिटेरियन में वो भी है, ग्रीस भी है, ये सारे जो यूरोप के, जो साउथ यूरोप पूरा ईस्ट मेडिटेरियन है, तो वहां। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसमें ये मिडिल ईस्ट के अंदर हो क्या रहा है, इनको अंदाजा है किस कदर खौफनाक वहां पर, कितनी पेचीदा जंगे हैं, और कितने मतलब देखिए, नहीं, मैंने आपसे बात की, मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने ब्लॉक्स बने हुए हैं वहां पर, अखवान, वहां पे जो है वो ईरान के साथ जो ग्रुप्स हैं, जो सऊदी अरब के साथ हैं, जो यमन में लड़ाइयां हो रही हैं, इराक का कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट कैसे बनेगी, लेबनान के अंदर जो है सैयद हसनुल्लाह ने स्पीच की है कल, और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इससे ज्यादा ताकतवर कभी नहीं थी जितनी अब है। अच्छा, सऊदी अरेबिया ये जो हुतीस के हैं, इसको टैकल करना है। यूएई के अपने, यूएई ने नहीं कहा क्वाड, किसी मुल्क ने नहीं, इनके हाथ से वो क्वाड की चीज शुरू हो गई पूरी। अच्छा, या तो अमेरिकन को ट्रक की बत्ती दिखा के इनको इधर उधर खींच रहे हैं, अब ये उसको छोड़ के ना, सारा जापान, चीन वीन छोड़ के ये लग जाएंगे ये मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जंगों में। अमेरिकन खुद पीछे निकल रहे हैं। अमेरिका, ये मिडिल ईस्ट इतना खराब, अल्लाह ना करे, मिडिल ईस्ट इतना पेचीदा होने जा रहा है, ये सक इन करेगा दोबारा अमेरिका निकल जाके अभी वापस घूम रहे हैं ना इधर ही, ओवर द होराइजन, और ये सारा बेसिस चाहिए। बेसिस वो पहले बात हुई कि जी वो देखिए, बात ये है कि ये जो बेसिस का हाथ से निकलना है, ऐसे नहीं है। उज्बेकिस्तान में बड़ी मुश्किल से बेसिस में, जब टूटा है सोवियत यूनियन, एक बेस के लिए, ठीक है, ये ताजिकिस्तान के अंदर या जो उज्बेकिस्तान में या इन जगहों पे, या तुर्कमेनिस्तान, जिनको बाहर रखा गया, ये बड़ी बहुत लंबी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, बड़ी लॉन्ग टर्म। सर एक ब्रेक ले लेते हैं। टॉम राइट ये प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी की थी, उनके साथ पहले काम कर चुके हैं। अच्छा, सही, इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है स्टेट डिपार्टमेंट का। सही, ठीक है सर, अमेरिकी पॉलिसी पर भी आपसे मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इतलात आज ये भी आ रही थी कि पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी हुदूद से जो है वो वापस भेज दिया है। इतलात के हवाले से आप क्या कहेंगे, और भारतीय इन्वॉल्वमेंट अब LOC की बजाय नहीं, यहाँ तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई महाज खोलेंगे वो। इस वक्त बहुत सारे मसाइल उनमें, वो मेरे तो भूरी भटके कोई आवारा सी उनकी आबदोज निकल आई होगी इस तरफ, वरना इस वक्त तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि महाज को खोलने का उनका इरादा होगा, या सोच भी सकते हैं। क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस। मैंने कहा ना कि इतनी ज़्यादा जब फौजें खड़ी हों, इतना ज़्यादा असला मूव कर रहा हो, सफारतकारी अरूज पे हो, कौन सा जुमला क्या, आप देखें ना इस वक्त आज पाकिस्तान में क्या डिस्कस हो रहा है। ज़ाहिर है महंगाई है, इशू है, सियासत है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो ये रशिया की कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़ुल्म खलीजात के इस मरहले पे हटना, और उसके बाद इंडिया क्या ईरान 27 तारीख तक क्या हालात पैदा होते हैं इस खत्ते में। 27 को ईरान ने नेबर्स को बुलाया हुआ है और रशिया को बुलाया हुआ है, इंडिया उसमें नहीं है। अमेरिका ने बाइकआउट कर दिया है सारा। रशिया और चाइना दोनों ने आज ये उनकी तरफ से ये बाकायदा बताया गया। अच्छा, ये जो है ना स्लाइड नंबर 11 जरा दिखाएंगे, ये कुछ अर्से पहले की, इसको जरा देख लें। चाइना हर जगह पे है, हाँ मतलब गड़बड़ ना हो जाए बाद में, ठीक है ना। ये 2021 सितंबर में चाइना इसराइल ने जो है वो चाइनीज ऑपरेटेड हैफा में स्टार्ट कर दी थी रीजनल ट्रेडिंग के लिए। हाँ, तो वहाँ इंडिया में ऐसे ही जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे जयशंकर, तो चलें। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं सिंपली तक ये बात कहने जा रहा हूँ कि एक तो ये है कि बाकायदा आज चाइना ने अमेरिका से कहा है कि हमें बताएं कि वो जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन किसी नामालूम शय के साथ टकरा गई थी चंद रोज पहले, उसकी वजाहत पेश करें। ठीक है, हम सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहे हैं, और ये ग्लोबल टाइम्स को मैं यहाँ पे कोट करूँ, 17वीं स्लाइड है कि चाइना ने डिमांड किया है कि ये जो आपकी एक आवारा सी न्यूक्लियर सबमरीन टकरा गई थी किसी चीज़ के साथ, उसके नतीजे में और चाइना के कंसर्न्स क्यों है डॉक्टर साहब? इस इलाके में न्यूक्लियर सबमरीन टकराना शुरू कर दें तो खतरा, जो कल को किसी मुल्क से टकरा जाए जाके बंदरगाह पे न्यूक्लियर सबमरीन से टकरा रही है, ठीक है ना। ये तो अजीब, उनके जजीरे हैं, फौज लोग हैं, दुनिया, मतलब ये तो अजीब सी बात है। तो इनकी जो कनेटिकट, USS कनेटिकट है, हिटिंग ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है भाई, अननोन ऑब्जेक्ट से टकरा गए, ये क्या वजाहत है? तो ये जो है इन्होंने आज उनसे वजाहत मांग ली है। और उसके साथ ही जो दूसरी बात है, नॉर्थ कोरिया ने आज फिर एक सिलसिला किया है, और उन्होंने, जो BBC कोट कर रहा है कि सस्पेक्टेड सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल उन्होंने जापानीज वाटर के अंदर, ये वही जापानीज वाटर हैं जहां पे रशिया और चाइना की एक्सरसाइजेज हैं, हो रही हैं। नॉर्थ कोरिया जाहिर है कि चाइना का इत्तेहादी है, उन्होंने वहाँ पर अपना सबमरीन मिसाइल लॉन्च किया, और ये 2019 के बाद पहला उनका सबमरीन से, यानी जो मिसाइल है वो सबमरीन से गया है। यानी अक्सर हम देखते हैं मनाजिर वगैरह के वो पानी के नीचे से निकला है, सबमरीन से फायर हुआ है, ठीक है। और वो जाके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 2019 के बाद, और बहुत पावरफुल। ये कह रहे हैं कि साउथ कोरिया कह रहा है कि एक किया है, पता नहीं जापान कह रहा है कि 2 किए हैं, अमेरिका जो है वो अभी अपनी कंफर्मेशन कर रहा है उस खत्ते में। लेकिन इन्होंने साथ ही ये एक्सरसाइज हुई, और साथ ही इसमें जो है वो दोनों जो फौजें थी दोनों मुल्कों की, अब ये जो है ना, ये असल जो एक होता है ना कि वो इत्तेहाद शो करना, वो इत्तेहाद उन्होंने आज शो किया है। और वो उन्होंने इस तरह से शो किया है कि रशिया और चाइना और रशिया के जो वॉरशिप्स हैं वो एक साथ वो गुजरे एक्सरसाइजेस करके, वो जो स्टेट ऑफ ये जो ताइवान है वहाँ से वो एक साथ गुजरे। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो खबर दे रहा है कि चाइना एंड रशिया सेंड वॉरशिप्स पास जापान, बिल्कुल कॉपरेशन शो करने के लिए वहाँ से एक साथ गुजरे हैं। अच्छा, इसमें अब 2-3 बातें देखें। पाकिस्तान को पहली बात तो ये है कि ये सारे मैनमेड क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, जो जितने कोई बहरान ऐसा है इस वक्त जो कि कुदरत की तरफ से आया हो, कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। इंडिया में भी मैनमेड क्राइसिस है, वो उनके सर फाड़ रहे हैं, वो मार रहे हैं एक दूसरे को, मैनमेड क्राइसिस है। कुदरत की तरफ से तो कोविड आया था ना, उससे फिर निकलना कैसे आपने, ये आपके ऊपर होता है। बड़े अच्छे तरीके से निकला, पाकिस्तान भी बहुत अच्छे तरीके से निकले, दुनिया निकली। अब इश्यू ये कि चूंकि कुछ अब ये मैनमेड क्राइसिस है, और इस वक्त क्या हो रहा है कि पैसे कैसे खाने हैं तेल में, उसमें कितना कमीशन कमाना है, उसमें क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो सारे पिछले कमीशन, देखिए आपको याद है एक कर्ज कितना बुनियादी था कि पिछले
50-60 सालों में या 70 सालों में या 20 साल कर देते, 25 साल के, पाकिस्तान ने कर्जे कितने लिए हैं बाहर से? वो एक कमीशन बना था ना, एक कर्जा कमीशन बनाया था, वो कमीशन ही गायब हो गया। वो कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि हमने कितने कर्जे लिए हैं, हमने कर्जे कितने लिए हैं। अब ये जुमले रोज, अभी हम नवाज शरीफ के कर्जे उतारते उतारते मर जाएंगे, अभी हम उनके कर्जे उतारते उतारते मर जाएंगे, अब मुशर्रफ दौर के कर्जे मर जाएंगे ओ भाई एक सेकंड, वो कर्जा कमीशन रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लाए? हमें पता चले कि इस दौर में इतना कर्जा लिया है और ये कर्जा लेके मतलब 3000 साल में उतरेगा या 10,000 साल में उतरेगा या कैसे उतरेगा, वो कितना है, कितना? बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हर थोड़े दिन के बाद ये होता है। अभी IMF पैसे देगा तो मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? वो कर्जा उधर से वो कर्जे में चले गए। नहीं भाई, मसला ये है कि ये इसको कहीं खत्म करना है। जब तक लोगों को आप ये नहीं बताएंगे कर्जे कितने लिए, मर गए बेनज़ीर कह के हफीज शेख साहब से। हफीज शेख साहब ने बताया ही नहीं कि फिर कर्जा कमीशन होना। आप यकीन करें कि लोग, पहले दफा मैंने सोचा, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता खान साहब ये बता दें हमें किसी तरह इस कर्जा कमीशन से कि अच्छा उनके जो जिनको चेयरमैन लगाया था उनको पता चला कि उन पे वो डिप्टी चेयरमैन नैब थे, उनके नैब के केस निकला, इसलिए उनको हटा दिया गया कि नैब के केस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, हाँ सबको चौमुखी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए तैयार हो जाएं। और ये मैन मेड क्राइसिस है, इनसे ये देखें एहतजाज वगैरह, अवाम साथ हो ना, अवाम साथ हो, अवाम, ये शहर की दलदलें नहीं, अवाम साथ हों और वो देख रहे हो कि हमारे हुक्मरान भी हमारी ही तरह, हुक्मरान से मुराद इमरान खान साहब की मुकम्मल काबीना और हुकूमत, तो फिर वो सोचते हैं संजीदगी के साथ वाकई कोई प्रॉब्लम है। रोज़ अगर स्कैंडल निकलना शुरू हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।